दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पल्लव गोस्वामी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय बहुत ही ज्वलंत विषय है जो आज हमारे देश में सभी के सामने चल रहा है और एक बड़ी चर्चा का विषय भी है। इस विषय पर आप देख सकते हैं पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और बहुत सारे प्रदर्शन किए जा रहे हैं, बहुत सारे हड़तालें की जा रही हैं। 26 जनवरी को भी बहुत सारे कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो एक्सपेक्टेड नहीं थी और ये सब एजिटेशन चल रहा है एक कानून के पीछे जो सरकार ने अभी भी अनाज के प्रति, किसानों के प्रति या हमारी किसानी के प्रति उसमें कुछ परिवर्तन किए हैं और एक नए रूप में उसको प्रेजेंट किया है। इस नए कानून में या इस नए परिवर्तन में कुछ लोगों को ये तकलीफ़ है कि शायद उनकी गारंटी इस मूल्य पर चली जाएगी जो मूल्य उन्हें आज बाज़ार पर मिल रहा है और जिस मूल्य पर उनकी फसल को ख़रीदा जा रहा है जिसे हम एमएसपी का नाम देते हैं वो एमएसपी उनकी गारंटेड नहीं रहेगी, ऐसा उन लोगों का मानना है। तो इस पूरे टसल के बीच में हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक कॉमन मैन की नज़र से एमएसपी क्या है और एमएसपी की उपयोगिता क्या है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे डिस्कशन को। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जानिए एपीएमसीज क्या हैं, ये कैसे काम करती हैं, एमएसपी क्या है, इसका अर्थ क्या है और एमएसपी का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन सब पर हमारी चर्चा कंटिन्यू रहेगी। दोस्तों एमएसपी का अर्थ है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी अगर हम कहते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि जो भी उत्पादन किसी फसल का हुआ है, किसी किसान ने किया है, किसी प्रोड्यूसर ने किया है, वो उत्पादन बाजार में एक निश्चित मूल्य पर, मिनिमम मूल्य पर बेचा जाएगा। उससे कम प्राइस पर उसकी खरीद और बेच बाजार में नहीं होगी। ये गारंटी जो नियम कहता है वो कहलाता है एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य और ये मूल्य निर्धारित करती है सरकार, जो कि उस वस्तु की मांग और पूर्ति के अनुसार उसको तय किया जाता है, उसकी लागत के अनुसार उसको तय किया जाता है और बहुत सारे दूसरे भी फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर उस एमएसपी को निर्धारित किया जाता है। अब एमएसपी का अर्थ ये होता है कि यदि किसान को बाज़ार में उत्पादन की लागत एक्स अमाउंट आती है और बाज़ार में उसका मूल्य कम भी है तो भी सरकार ये इंश्योर करती है कि उस न्यूनतम मूल्य पर उस उत्पादक से उस उत्पादन को खरीद लिया जाएगा और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या जिसको हम बोलते हैं एफसीआई उसके गोडाउन्स में उसको स्टोर कर दिया जाएगा। हो सकता है कि किसी समय विशेष में उस वस्तु की आपूर्ति बहुत ज़्यादा हो और बाज़ार में उसकी मांग बहुत कम हो और मांग और आपूर्ति के डिफरेंस के कारण या आपूर्ति आधिक्य की स्थिति के कारण, सरप्लस के कारण उसके मूल्य में कमी आ जाए तो उस कमी को गारंटी देते हुए सरकार मिनिमम मूल्य पर उसके उत्पादन को परचेज कर लेती है ताकि उसकी लागत और उसका श्रम उसमें से निकल जाए। अब जो उत्पादन सरकार ने परचेज कर लिया वो परचेज एपीएमसीज यानी मंडियों के थ्रू परचेज किया जाता है और ऐसी हमारे देश में व्यवस्था है कि ये जो सारा का सारा खरीद बेच होगा ये केवल मंडियों के माध्यम से ही होगा। लेकिन अभी करंट कानून में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं और ऐसा अधिकार किसानों को दे दिया गया कि आप अपनी फसल को किसी भी स्थान पर, किसी भी बाजार पर, राज्य या राज्य के बाहर या किसी भी मूल्य पर बेच सकते हैं। आपके अंदर किसी भी प्रकार की इस खरीद बेच में कोई बाध्यता नहीं रहेगी। इससे पहले बाध्यताएं थी और सरकार एपीएमसीज और मंडियों के थ्रू इन उत्पादों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदती थी। लेकिन सरकार का कहना है कि अभी भी हम इसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था को जारी रखेंगे और बाजार में एक हम सपोर्ट मूल्य के रूप में एमएसपी को कंटिन्यू करेंगे। यदि नॉर्मल बाजार में उस वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तो सरकार के पास ये व्यवस्था जारी रहेगी जहां पर एपीएमसीज में इस मूल्य पर किसान इस उत्पाद को बेच सकता है। अब परेशानी ये है कि किसानों का मानना है कि जो ये एमएसपी की गारंटी है ये सरकार ने कहीं भी लिखित रूप से नहीं दी और दूसरी चीज़ कि भविष्य में सरकार इस एमएसपी के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने वाली है, ऐसा उनका मानना है और इस अगेंस्ट में वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार का स्पष्ट कहना यह है कि हम एमएसपी को किसी भी कंडीशन में ख़त्म नहीं करने वाले, बल्कि सरकार ने ऐसे भी संकेत पिछली बार से इस बार दिए हैं कि एमएसपी के मूल्य को बढ़ाया गया है, चाहे वो गेहूं का समर्थन मूल्य हो या किसी अन्य फसल का समर्थन मूल्य हो। अब इस एमएसपी में कुल मिलाकर 22 फसलों को शामिल किया गया है। इन 22 फसलों में 7 प्रकार के अनाज,
5 प्रकार की दालें और बाकी ऑयल सीड प्रोडक्शंस हैं जिनको हम बोलते हैं तिलहन। तो इन सब उत्पादों को इसमें शामिल किया गया है। अनाजों में मुख्यतः गेहूं और चावल हैं, दालों में सभी 5 प्रकार की दालें हैं, और तिलहन के उत्पादन में आप देख सकते हैं तो मूंगफली, सोयाबीन, कुछ ऐसी फसलें हैं जिनसे तेल का उत्पादन होता है। तो ये 22 फसलें गारंटी दी जाती है सरकार द्वारा कि इस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही इसका खरीद और बेच बाजार में होगा। ऐसी व्यवस्था उन्होंने मंडियों के थ्रू की है। एक फसल दोस्तों और है जो है गन्ना की फसल, और उस फसल पर एमएसपी ना होकर एफआरपी सरकार द्वारा दिया जाता है। यह है फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस। इसका भी मैकेनिज्म उसी तरह है जिस तरह एमएसपी का है। जिस तरह एक मिनिमम गारंटी एमएसपी में दी जाती है, सेम गारंटी एफआरपी में भी दी जाती है, लेकिन ये व्यवस्था थोड़ी सी एमएसपी से डिफर करती है। इस कारण हमने उसको एक अलग फसल के रूप में काउंट किया है। तो एमएसपी के अंतर 22 फसलें और एफआरपी के अंतर्गत एक फसल यानी गन्ना, और इसमें कुछ जूट भी शामिल है, हम उनको शामिल कर सकते हैं। इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि किसानों को उनके उत्पादन का न्यूनतम मूल्य मिलता रहे और उनको किसी भी प्रकार की हानि ना हो, और उनका उत्पादन एक मिनिमम मूल्य पर बाजार में खरीदा और बेचा जाए। इस उद्देश्य से इस नियम की स्थापना की गई थी और ये आज भी चल रहा है। अब दोस्तों कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। तो एमएसपी के अंतर्गत सरकार केवल गेहूं और चावल का ही परचेज करती है। अन्य फसलों का परचेज सरकार प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, लेकिन ये श्योरिटी ज़रूर देती है कि इन फसलों को इस मिनिमम मूल्य से कम मूल्य पर खरीदा या बेचा नहीं जाएगा। इसकी श्योरिटी एपीएमसीज के माध्यम से सरकार देती है और उन्हें भी एमएसपी में शामिल रखा जाता है। यानी जब एमएसपी के मूल्य की समीक्षा की जाती है, उसका निर्धारण किया जाता है, तो इन सभी 22 फसलों का किया जाता है, लेकिन सरकार द्वारा परचेज या क्रय केवल चावल और गेहूं को ही किया जाता है। दूसरा फैक्ट दोस्तों कि बाजार में फ्रूट्स, फल, सब्जी, इसके अलावा फ्लावर्स, इसके अलावा मछली के उत्पादन, इन सभी उत्पादनों पर किसी भी प्रकार का एमएसपी नहीं दिया जाता। ये एमएसपी के दायरे से बाहर रहती है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों कहता है कि एमएसपी का लाभ पूरे देश में केवल 6% किसान ही उठा रहे हैं। सभी किसानों को इस व्यवस्था का लाभ अभी भी नहीं मिल रहा, आज भी नहीं मिल रहा, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, गवर्नमेंट के अपने बजट्स हैं, व्यवस्थाओं में थोड़ी सी कमी है। इस कारण सभी किसान इस व्यवस्था का लाभ नहीं उठा पा रहे। केवल 6% किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। और जिन राज्यों के किसानों को सबसे अधिक इसका लाभ मिल रहा है वो राज्य हैं पंजाब और हरियाणा। इसी कारण आप समझ सकते हैं कि क्यों इस पूरे प्रॉब्लम में, क्यों इस पूरे आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के किसान ही सबसे आगे खड़े हैं। बाकी देशों के किसान क्यों नहीं उसमें शामिल हुए? क्योंकि इसका अधिकतम लाभ उन्हीं किसानों को मिल रहा है और उन्हीं की मांग है कि इस एमएसपी को गारंटेड किया जाए और सरकार द्वारा इस पर लेजिस्लेटिव गारंटी यानी वैधानिक गारंटी दी जाए, कानून में गारंटी दी जाए, ताकि इस व्यवस्था को सरकार कंटिन्यू करे। और सरकार का कहना है कि उनके लिए एमएसपी को गारंटी करना संभव नहीं है। आज तक किसी भी सरकार ने इस एमएसपी के प्रावधान को गारंटेड नहीं किया, लेकिन सरकार ये जरूर इंश्योर कर रही है कि हम इस गारंटी या एमएसपी की व्यवस्था को बनाए रखेंगे और इसे लंबे समय तक कंटिन्यू रखेंगे, ऐसा हमारा कहना है। दोस्तों थोड़ा सा हम हिस्ट्री की तरफ जाएं तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, हरित क्रांति जो शुरू हुई थी, उस हरित क्रांति का लाभ भी सबसे अधिक पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिला था, क्योंकि उस व्यवस्था में भी उन्हीं ज़मीनों में, उन्हीं स्थानों में बेहतर सिंचाई की व्यवस्था थी, जिनमें हाई यील्ड वैल्यू सीड्स को यूज़ किया गया या HYV सीड्स का उपयोग किया गया। तो जब वो व्यवस्था वहाँ पर उस समय लागू की गई तो उसका लाभ उनके किसानों को मिला और वहाँ पर किसानों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। तो आप देखिए, हरियाणा और पंजाब भारत के दो ऐसे स्टेट्स हैं, ऐसे राज्य हैं जो गेहूं और चावल का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं, और टोटल उत्पादन का 88% चावल एमएसपी के रूप में उन्हीं राज्यों से सरकार द्वारा खरीद लिया जाता है। यानी एमएसपी का एक बड़ा हिस्सा चावल के रूप में सरकार द्वारा चावल के उत्पादकों को दिया जाता है और वो एमएसपी वहाँ पर कंटिन्यू रहती है। और दोस्तों कुल गेहूं के उत्पादन का भी एक बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा परचेज किया जाता है और वो है 70%।
यानी हरियाणा और पंजाब के कुल उत्पादन का लगभग 70% पोर्शन एफसीआई के द्वारा केवल गेहूं के रूप में एमएसपी के फॉर्म पर दिया जाता है और परचेज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन केवल इन 2 राज्यों से चावल और गेहूं के रूप में भारत सरकार को एफसीआई की गोडाउन्स में मिलता है और एमएसपी का एक बड़ा पोर्शन इन्हीं राज्यों के किसानों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दोस्तों पूरे भारत में कुल उत्पादन का काफ़ी बड़ा प्रतिशत एफसीआई द्वारा खरीदा जाता है, जिसमें चावल, गेहूं और दूसरे अनाजों का लगभग जो प्रतिशत है वो है 35, 62 और 50। यानी 35% चावल, 62% गेहूं और 50% अनाज सरकार द्वारा एफसीआई के गोडाउन्स में खरीद लिया जाता है और ये पैसा किसानों से गारंटेड मिनिमम प्राइस पर लिया जाता है। और है कि जो भारत में फूड सिक्योरिटी है, जो भारत में फूड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, खाद्य सुरक्षा का जो कॉन्सेप्ट है, उस सुरक्षा के कॉन्सेप्ट में भी एफसीआई द्वारा जो संग्रहित किया जाता है गेहूं और चावल, उसी का उपयोग किया जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर ये व्यवस्था कहीं पर प्रश्नवाचक चिन्ह इस व्यवस्था पर लगता है, जहाँ पर मंडियाँ अपने अस्तित्व से ख़त्म हो जाती हैं और एफसीआई के गोडाउन्स में बहुत ज़्यादा अनाज का स्टोरेज नहीं होता, तो कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी बिल में भी या फूड सिक्योरिटी की व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, जो भविष्य में उस जनता के लिए बड़ा मुश्किल होगा जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। उसमें एक आखिरी पोर्शन पर आते हैं और समझते हैं कि कानूनी रूप से इस बिल के क्या महत्व है और इसको किस प्रकार लाया गया। तो दोस्तों यदि हम बात करें कानून की, तो भारत में एग्रीकल्चर, ट्रेड और कॉमर्स राज्य सूची का विषय है, ठीक है। और इस विषय के अंतर्गत जो कि राज्य सूची की संख्या है 14, राज्य सूची की संख्या है 26 और राज्य सूची की संख्या है 27। इनके अंतर्गत 14 नंबर में एग्रीकल्चर को डिफाइन किया गया है, राज्य सूची 26 में ट्रेड एंड कॉमर्स को डिफाइन किया गया है और राज्य सूची 27 में प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को शामिल किया गया है। इसका अर्थ ये है कि किसी भी राज्य की एग्रीकल्चर, किसी भी राज्य का ट्रेड एंड कॉमर्स, किसी भी राज्य का डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, ये सभी उस राज्य सरकार के नियंत्रण में रहेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि ये राज्य सरकार के नियंत्रण में है तो ये कानून केंद्र सरकार द्वारा कैसे बना दिए गए। तो इसका जवाब आपको हमारे ही संविधान में मिलेगा, जहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स के समय, भूमि सुधार के समय, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक क्लॉज ऐड किया और एक और लिस्ट ऐड की जिसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। उस कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी जिसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची, उसमें एक और क्लॉज ऐड किया गया और वो था 33। तो 33 नंबर जो धारा थी या क्लॉज था, उस क्लॉज में इसी प्रकार से प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेड एंड कॉमर्स को वापस शामिल किया गया और ये सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास भी आ गए। और ऐसा 26 और 27 नंबर सूची में लिखा हुआ है, जो स्टेट की सूची है, कि जो भी प्रोविजंस 33 के अंतर्गत होंगे, जो कि केंद्र सरकार की समवर्ती सूची है, उसी के अधीन 26 और 27 के प्रोविजंस को भी माना जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि केंद्र सरकार कोई कानून लेकर आती है तो उस कानून की मान्यता राज्य सरकारों द्वारा भी दिया जाना आवश्यक होगा। यानी इस कानून में किसी भी प्रकार की कानूनन अड़चन नहीं है सरकार के पास और उसने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब समस्या ये है कि जब ये कानून इम्प्लीमेंट हो गया और इतनी सारी परेशानियां सभी लोगों के साथ क्रिएट हो गई, तो क्या इस कानून में कुछ सुधार की आवश्यकता है? क्या एमएसपी को गारंटेड किया जाना चाहिए? तो सरकार ने कुछ ऑप्शंस सामने वाली पार्टीज़ यानी अपोजिशंस के सामने रखे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और ये बोला है कि हम इसमें कुछ परिवर्तन और कुछ सुधार करने के लिए तैयार हैं। अब कितना सही रास्ता और बीच का रास्ता इस पूरे आंदोलन को मिल पाता है, इस गैप को हम दूर कर पाते हैं और जल्दी से जल्दी वापस कंडीशंस को स्मूथ कर पाते हैं, ये आने वाले समय में एक देखने वाला विषय होगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या आगे भविष्य में होता है। इस चर्चा को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तो आज आपने जो एमएसपी, एपीएमसी और इस व्यवस्था के बारे में समझा, ये आपके लिए एक जानकारी का विषय रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो धन्यवाद आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और कुछ नई चर्चा करेंगे।